अभी मैं आपको बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका करवा देता हूँ क्रैश कोर्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद अभी मैं आपको स्टोइकियोमेट्री डिस्कस कर देता हूँ। तो स्टोइकियोमेट्री आप जानते हैं कि सभी तरह के जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं वो स्टोइकियोमेट्री से ही होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट योर टॉपिक। सभी बच्चे सोचते हैं भाई इनको इतनी जल्दी क्या रहती है टॉपिक शुरू करने। इनफैक्ट क्या होता है बेटा, टाइम इतना लिमिटेड है इसमें क्रैश कोर्स में, बाकी बातें नहीं कर सकते चार दिन। Stoichiometry we deal with in two parts. One, the that we call the gravimetric analysis, and another we will discuss later. So gravimetric analysis and at what it depends. So this gravimetric analysis, the first part of the stoichiometry, इसका एरिया क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हम कौन सा सवाल ग्रेविमेट्रिक का है। तो ऐसे आप समझ लो that questions based upon balanced chemical equations, ये इसका एरिया है। ऐसे सारे सवाल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर बेस करते हैं वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की कैटेगरी में आते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व बाय द एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ मोल। ठीक है, तो इसमें किस तरह के सवाल होते हैं, हम आपको एक सवाल ले लेते हैं। और ये सवाल जो है ना, ये 2021 जेईई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन है। मैं आपको यही क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कराना बेहतर समझता हूँ, जिससे कि एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से सवाल जेईई मेंस में आते हैं। ठीक है, नीट में भी आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं, सभी तरह के एग्जाम्स में, बिटसेट में भी सभी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये 2021 जेईई मेंस का सवाल है। और इसमें ये है कि आपको नंबर ऑफ EBSO4 बताने हैं। नंबर ऑफ PbSO4 obtained on reacting 35 ml on reacting 35 milliliter 0.15 m lead nitrate with 50 ml 0.2 m chromium sulfate Cr2SO4 thrice, ये हमें पता लगाना है। तो ये इंटीजर टाइप में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है इज x मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5। और क्योंकि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड x, ऐसा है क्वेश्चन। अब देखो जरा इसको हम कैसे करते हैं। तो इसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि एक रिएक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है
और यही पहचान है कि ग्रेविमेट्रिक का ये सवाल है। तो इसमें देखो आप किस किस चीज़ का रिएक्शन हो रहा है। वो सबसे पहले तो वो रिएक्शन आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में वो जो केमिकल इक्वेशन है वो दिया हुआ नहीं। तो पहले आप ये लिखिए, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको दोनों को लिखिए। उसके बाद आपको कॉमन सेंस लगना शुरू होगा। इसमें लिखा हुआ है कि PbSO4 आपको फाइंड आउट करना है कि कितना बना। इसका मतलब कि PbSO4 तो बन ही रहा होगा। चलो हमें पता नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लग गया कि PbSO4 इसमें बन रहा था। तो PbSO4 आपने बना दिया बेटा। और इसके साथ तो Pb और सल्फेट चला गया, अब क्या बचा? क्रोमियम और नाइट्रेट बचा। तो Cr और NO3 बचा। NO3 की वैलेंसी 1 होती है और क्रोमियम का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2 +3 है। तो CrNO3 थ्राइस बनेगा। CrNO3 थ्राइस बनेगा क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप इसको बैलेंस कर दो। तो बैलेंसिंग में हम क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब कि क्रोमियम के 2 एटम यहाँ भी होने चाहिए। तो अब ये नाइट्रेट हो गया 6, तो नाइट्रेट यहाँ पे है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। एंड दिस वे यू हैव बैलेंस दिस इक्वेशन। इसी कॉन्सेप्ट को बाय द वे हम POAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? this approach we call the POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मेथड। ये आपने अप्लाई किया और अपने इक्वेशन को आपने जल्दी से क्विकली बैलेंस कर लिया, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाएं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाएं। तो वो मेथड्स 11th के एग्जाम तक सीमित थे। आप ध्यान रखिए, उनकी जरूरत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर केवल इक्वेशन को बैलेंस करना है। इधर वे यू हैव टू बैलेंस। तो आपने जल्दी से POAC लगाया, बैलेंस किया, आगे बढ़े। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि इसके 3 मोल्स इसके 2 मोल से रिएक्ट करते हैं, इसके 3 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। अब एक्चुअल क्वांटिटीज आपके पास कितनी है वो आप मेंशन कर लीजिए। तो एक्चुअल आपके पास जो लेड नाइट्रेट है, तो मोलारिटी इसकी है 0.15 और इसमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35 ml। तो ये इसके कितने मिली मोल्स बन गए? क्या बन गए बेटा? ये इसके कितने मिली मोल्स बन गए? इन द वेरी सेम मैनर क्रोमियम सल्फेट आपको कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.2 मोलर मल्टीप्लाइड बाई 50 ml, ये दिया हुआ है। तो ये इसके भी मिली मोल्स बन गए। ये मिली मोल्स क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है? बिकॉज इसका जो वॉल्यूम है वो मिली लीटर्स में है, इसलिए मिली वहां भी रहेगा तो मिली यहाँ भी आ जाएगा इक्वली, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अब आपने ये चेक करना है, दोनों जब रिएक्टेंट्स हमें दिए रहते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि भाई रिएक्टेंट वो अप्रोप्रिएट रेशियो में है या इन अप्रोप्रिएट रेशियो में। तो जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें लग रहा है भाई 3 रिएक्ट्स विद 1, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से ये कितना हुआ? तो या इसको चेक करो, थोड़ा सा इजी है ये। 50 × 10 मिलीमोल ये है। तो इसके 10 मिलीमोल के लिए ये 30 मिलीमोल्स आपको चाहिए। तो क्या ये 30 मिलीमोल्स होगा? तो ये ओबियस है कि ये नजर आ रहा है। अगर आप 35 में 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलो भाई 0.35 ये 3.5 या 4 हो जाएगा, बट 10 तो 30 तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो हमें ये पता चल गया, कम से कम ये पता चल गया कि ये रिएजेंट रिक्वायरमेंट से कम है। इसका मतलब ये रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं। तो ये LR हो गया। अब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो हमेशा एज पर LR होती है। नाउ सिंस प्रोडक्ट फॉर्मेशन is as per limiting reagent, मतलब LR। therefore यहाँ पर जो PbSO4 बनेगा वो कितना बनेगा? तो PbSO4
will be calculated on the basis of PbNO3 twice। ठीक है, तो PbNO3 twice आपका जो है, तो since 3 mole PbNO3 twice produces कितना PbSO4, 3 mole of PbSO4। Therefore आपके पास कितना PbNO3 whole twice है, आपके पास है बेटा 0.15 into 35 millimole will produce the same। तो सेम, यही आपका आंसर हो गया। तो इतना ये बनाएगा। अब इसको आपने ये x इंटू 10⁻⁻5 के टर्म्स में ले जाना है। तो अब इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो ये इसको अगर हमें 10⁻⁻5 के टर्म्स में लिखना है, देखो आप, अगर हमको ये 10⁻⁻5 के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या करें कि इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 525 इंटू 10⁻⁻5, और इस तरह से ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, दिस मच ऑफ मोल्स। तो आंसर आपका क्या हुआ फिर, आंसर आपका फिर क्या हो गया बेटा, आंसर आपका ये हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ x हियर। सो x इज इक्वल टू 525। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, मेंस का आया हुआ है। तो ऐसे करके हमें कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब इस सवाल के थ्रू मैंने आपको एक सवाल भी करा दिया, आपको एक लिमिटिंग रिएजेंट की एप्लीकेशन समझा दी, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी समझा दिया। तो ऐसे करके हमें ये गागर में सागर कोर्स है, बहुत तेजी के साथ सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए और टाइम कम से कम लगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कोर्स। तो इस तरह से आपने सवाल कर लिया। अब मैं आपको कुछ एक सवाल इसी तरह का मैं आपको एक और कराता हूँ, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो और अच्छा हो जाएगा। तो एक सवाल मैं आपको ऐसा ले लेता हूँ जो वो भी जेईई मेंस का आया हुआ एक क्वेश्चन है, जो कि इसी तरह से होगा। तो ये क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH volume of 1 molar NaOH required to neutralize 50 ml 1 mS3PO3, पहला दिया हुआ है 50 ml 1 मोलर S3PO3 दिया हुआ है, और सेकंड दिया हुआ है 2 मोलर 100 ml H3PO2। तो इसके लिए वैल्यूज निकालनी है कि कितना कितना होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर करते हैं, इसका आंसर करते हैं। तो अब फिर से वही है कि आप इक्वेशंस बना लें कि Na के साथ S3PO3 का रिएक्शन क्या होता है, S3PO2 का रिएक्शन क्या होता है ना। तो H3PO3 प्लस NaOH, जब आप ये रिएक्शन कराएंगे बेटा तो इसमें इसके 2 मोल्स लगेंगे और ये बन जाएगा Na2HPO3 प्लस ट्वाइस H2O। थोड़ा समझ लेते हैं, H जो है ये 4 + 5, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया।
तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा हमें कैसे पता चला? सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे पता चला कि Na2HPO3 ही बनेगा, बिकॉज सिंस ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज इसमें यूज हो रहा है। S3PO3 इज ए डाइबेसिक एसिड, मतलब इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, दो प्रोटॉन से रिलीज करेगा, एक नहीं करेगा। ये इनऑर्गेनिक का नॉलेज थोड़ा सा हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है S3PO3 का, वो मैं आपको एक बार आपके दिमाग में डाल देता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जितना ज़्यादा हमें एक्सपोजर होता है उतनी ही ज़्यादा हमें आसानी महसूस होती है समझने में। तो अब आप ये देखेंगे बेटा कि आपका एक तो मॉलिक्यूल ये वाला, एक तो H ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन में काउंट होगा, और एक ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन में काउंट होगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज ये P से जुड़ा हुआ है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव O से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं वही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है। तो O क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो डेल प्लस बनाएगा, यहाँ पर भी डेल प्लस बनाएगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए ये होते हैं। अब आप जरा क्वांटिटीज को चेक करो कि S3PO3 आपको कितना दिया हुआ था। तो 50 ml 1 मोलर है, तो मोलारिटी 1 है, और मोलारिटी इसमें 1 है, और जो इसका वॉल्यूम है वो 50 मिलीलीटर है। तो 1 इंटू 50 कितने मिली मोल्स ये हो गया? कितने मिली मोल्स हो गए? और NaOH जो है इसका वॉल्यूम है फाइंड आउट करना है। ये 1 मोलर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई V, लेट से कि ये इसके मिली मोल्स हो गए बेटा। ठीक है, अब हमने इसमें लेट कर लिया है, लेट V ml NaOH is needed, ऐसा हमने लेट कर लिया। तो अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है इक्वेशन से कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन, हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ S3PO3 utilizes 2 moles of NaOH, therefore 50 मिलीमोल कितने को यूटिलाइज करेगा? तो 100 मिलीमोल्स को करेगा। और फर्दर ये जो 100 है, दिस हैज टू बी इक्वल टू V मिलीमोल्स, 1 इंटू V है ना, 1 इंटू V मिलीमोल्स। तो देयरफॉर इसका मतलब कि V की वैल्यू हमारी आ गई 100 मिलीलीटर एक के लिए। अब हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे इसी तरह से। In the second case, we have that H3PO2 is reacting with NaOH. यहाँ पर H3PO2 जो है ना, ये मोनोबेसिक एसिड होता है बेटा, तो इसमें आ जाएगा NaH2PO2 प्लस वाटर, ये मोनोबेसिक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर बनाकर बता देता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये मोनोबेसिक हो गया। तो अब आप इसमें देखो 1 to 1 का रिलेशन है, 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ दिस। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपका therefore NaOH needed will be same as the number of moles of H3PO2। तो ये मिलीमोल्स में कितना हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है 2 मोलर है और 100 मिलीलीटर है, तो इस तरह से ये इतने मिलीलीटर आपको चाहिए।
200 मिलीलीटर आपको ये चाहिए। तो दोनों आंसर्स आ गए, एक 100 मिलीमीटर चाहिए और एक में 200 मिलीलीटर चाहिए। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को ग्रामेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस को करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो now these are the certain questions based upon the concept of mole, right? और मैं क्वेश्चन और देख रहा था तो और ऐसे बहुत सारे सवाल आपको करवाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो और ये सारा ये ग्रामेट्रिक एनालिसिस है। जैसे मान लीजिए एक और आपको क्वेश्चन इस तरह का आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, एक रिएक्शन दे दिया गया दैट कॉपर reacts with HNO3 as under, और रिएक्शन आपको दे दी गई बेटा कॉपर प्लस 10 HNO3 giving 4 Cu NO3 twice plus NH4 NO3 plus 3 H2O। तो अब आपसे पूछा जा रहा है दैट अब इसमें है कि दैट डेटा जो दिया हुआ है वो ये है, मान लीजिए दैट 0.64 ग्राम कॉपर and decimolar 200 ml HNO3 are taken। ठीक है, और इसमें आपसे कहा जाता है फाइंड मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ही इक्वेशन दे दी गई है, पिछले वाले में इक्वेशन नहीं दी गई थी। तो सभी तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है बेटा। ठीक है, और फिर ये जो लास्ट मिनट के जो कोर्सेज होते हैं जिस जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि 2 साल में आपने इतना सारा कुछ पढ़ा हुआ है तीनों सब्जेक्ट्स में, और तीनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़े-बड़े हैं। तो उनको लास्ट मिनट एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ एक बूस्टर का काम करता है, आपके स्कोर्स को बूस्ट करता है, आपके स्कोर्स को कई गुना बढ़ा देता है, इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस वजह से इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि भाई जो अमाउंट्स है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो एप्रोप्रिएट जो रेशो है वो ये है कि कॉपर वर्सेस HNO3 होना चाहिए कितना, 4 वर्सेस 10 होना चाहिए। मतलब कहने का कि 1 वर्सेस 2.5 होना चाहिए। अब आपके पास कितना है, लेकिन तो जो एक्चुअल जो है वो कितना है, एक्चुअल है 0.64 डिवाइडेड बाई 64। कॉपर का एटॉमिक वेट 64 ले लिया मैंने, 63.58 होता है, तो उसको राउंड ऑफ करके 64 मैंने ले लिया। ठीक है, कितने मोल्स तो कॉपर है और HNO3 कितना है, तो डेसी मोलर है, डेसी स्टैंड्स फॉर 0.1, और कितना मिलीलीटर है, तो 200 मिलीलीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, ये इतना इतना ये है। मतलब कहने का ये 0.01 वर्सेस ये कितना हो गया, तो ये 0.2 हो गया, तो ये 0.02 हो गया। तो दैट मीन्स कि
ये जो रेशियो बेटा ये 1 वर्सेस 2 का रेशियो। नाउ व्हेन यू कंपेयर दिस रेशियो विद दिस रेशियो, तो हमें क्लियरली क्या पता चल गया कि भाई जो HNO3 है वो लेस देन रिक्वायर्ड है। तो दिस इंप्लाइज दैट HNO3 इज LR, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो आपका है वो आपको पता लग गया कि ये HNO3 है। ठीक है, तो अब HNO3 के देयरफॉर जो NH4NO3 का कैलकुलेशन है वो हम HNO3 से करेंगे। सो NH4NO3 has to be calculated as per HNO। तो अब आप देखो तो कितना 10 मोल HNO3 अगर हम लेते हैं तो हमें कितना बनाता है NH4NO3, 1 मोल बनाता है। आपके पास कितना HNO3 है? 10 मोल के बाद, तो देयरफॉर आपके पास जो HNO3 है वो है डेसीमोलर मल्टीप्लाइड बाई 0.2 लीटर्स। तो इतने मोल्स है, तो ये कितना बनाएगा बेटा? तो ये 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 मोल बनाएगा। ठीक है, तो आपके मास में अगर आंसर देना है तो देयरफॉर मास ऑफ NH4NO3 प्रोड्यूस हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई NH4NO3 का मोलर मास आप निकालेंगे तो 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो गया, 4 H है तो 4 हो गया, 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो गया। ठीक है, दिस मच डिवाइडेड बाई 10 ग्राम्स, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 52 ये हो गया 88 हो गया, तो ये आ गया 0.16 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया। अब इसमें क्वेश्चंस और भी बनाए जा सकते हैं कि अगर मान लो अब आपने क्या किया कि जो HNO3 है उसकी आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, लेट किया आपने उस क्वांटिटी को 300 मिलीलीटर कर दिया, तो फिर से आपको कैलकुलेशन करवा दिया गया। तो अब इस तरह की जो जो सिचुएशन है उसमें आप देखोगे कि LR बदल गया, और जब LR बदल गया तो आंसर बदल गया। दिस ऑल वी हैव टू लर्न, ये सब चीज हमें सीखनी पड़ती है, नहीं तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को फेस करने में अपने आप को डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिस ऑल आई एम डूइंग रादर देन टू गो फॉर द थ्योरी एंड देन न्यूमेरिकल्स, बिकॉज़ दिस मच टाइम वी डू नॉट हैव। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिससे कि वो क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन के साथ जो इन्वॉल्व थ्योरी है वो आपकी हो जाए, और थ्योरी को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप ये कर पाए और आपका ये ठीक ठाक से टॉपिक हो जाए। अब देखो, जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट बना लिया, मैंने सेकंड पार्ट में बनाया कि कीपिंग ऑल अदर थिंग्स सेम, कीपिंग other things same if volume of HNO3 taken is 300 ml, then find mass of NH4NO3 produced। तो ऐसे करके आप देखते हैं कि ये सवाल बदल गया। आप देखिए अब क्या बदल गया है इसमें, तो आपको देखने से लगेगा
कि सब कुछ तो सेम है, केवल ये 3 ml करने से क्या चीज बदल गई? तो यस, इट इज चेंज इंटायरली, दैट इज दिस एक्सपीरियंस। अब आप जरा देखिए इसका कैसे हम सोल्यूशन करेंगे बेटा। तो इसका जो सोल्यूशन करने जा रहे हैं वो क्या है कि आपने अभी देखा था कि जो रेशियो है वो 1 वर्सेस 2.5 होना चाहिए। नाउ दिस टाइम हियर the ratio of copper versus HNO3 ये 1 वर्सेस 3 हो जाएगा। तो क्योंकि 1 वर्सेस 3 हो गया तो ये 1 वर्सेस 2.5 से ग्रेटर हो गया। तो दिस सजेस्ट दैट नाउ हियर HNO3 is excess reagent, लिमिटिंग नहीं है, एक्सेस है, एंड देयरफॉर कॉपर is the limiting reagent here। तो अब कॉपर एलआर हो गया बेटा। तो अब जो आपकी कैलकुलेशन होगी कॉपर के अकॉर्डिंग। तो अब फर्दर क्या करना है, कैसे करना है? फर्दर सिंस 4 मोल ऑफ कॉपर, आप देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ NH4NO3। देयरफॉर आपके पास कितना कॉपर है बेटा? 0.64, बिकॉज कीपिंग एवरीथिंग सेम लिखा है ना, मतलब कि वही क्वांटिटीज आपने ले लेनी है ना। तो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कहते हैं अरे सर इसमें तो कोई क्वांटिटी ही नहीं थी। तो आप ढंग से पढ़ते नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता चल पा रहा है। उसने लिख दिया सवाल में कि बाकी सब चीजों को सेम रखना है, उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, दैट मीन्स कि हमें वही डेटा यूज कर लेना है, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो दिस मच मोल ऑफ कॉपर will produce 1 by 4 multiplied by 0.64 multiplied by 64 mole of HNO3। कितना बनाएगा? देयरफॉर जो मास आएगा, मास जो पूछा गया है अमोनियम नाइट्रेट का, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास करने से मास आ जाता है। तो ये हमने कर दिया बेटा 1 by 4 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया 0.01, और NH4NO3 का मोलर मास हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो दिस मच ऑफ ग्राम्स। तो ये कितना आ गया, या आप कैंसिलेशन कर देंगे तो 20 आ जाएगा। हमने ये 4 हटा दिया, ये 20, तो ये हो गया 20। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? नाउ दिस इज 0.2 ग्राम, एंड नाउ दिस इज द आंसर। बदल गया ना, बदल गया ना। तो जस्ट by changing one particular digit your answer has been changed, your LR has been changed। तो इस तरह से हमने LR को देखा, जाना कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और प्लस एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, दैट बिकम्स द you know the way of solving of gravimetric part of questions। जितने भी केमिकल इक्वेशन बेस्ड होते हैं उन सबको हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं ऑलवेज। तो अब इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। कभी कभी गैसियस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हो दैट फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन produced at STP on decomposition of पोटेशियम क्लोरेट KClO3। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो
इसका जो सॉल्यूशन है हम उस पर आ जाते हैं बेटा। तो अब देखो, अब सबसे पहले तो क्या ना, बच्चे कहते हैं अरे हमें क्वेश्चन का इक्वेशन हमको कहाँ पता था, हमें क्या, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ है KClO3 का डिकम्पोजिशन करना है। चलिए, डिकम्पोजिशन के बाद हमको पता नहीं कि क्या बनेगा, तो क्वेश्चन दे तो रहा है कि यहाँ पर O2 बन रहा है, वो कह रहा है कि भाई O2 गैस प्रोड्यूस बताओ, इसका मतलब O2 बन रहा होगा, कॉमन सेंस है ना भाई। तो ये कॉमन सेंस अगर आपने खो दिया तो फिर तो बहुत बड़ा गलत होता है, सारी पढ़ाई बेकार है उसके बिना, है ना। कहते हैं ना भाई, सारे काम करने के लिए आपको कंप्यूटर चलाना है, लैपटॉप में आपको ये करना है, वो करना है, कुछ भी करना है, तो प्लग तो लगाना पड़ेगा ना, पहले चार्जिंग तो हो। तो वही चीज है कि क्वेश्चन को जब तक आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, दिमाग में वो इंफॉर्मेशन आपके अच्छे से इनपुट जाएगा नहीं, चार्ज नहीं गया, तो आगे कुछ होगा ही। तो ये जो इनपुट है, ये आपका चार्ज है यहाँ पे, तो दिमाग का इनपुट आप ले लो पहले ढंग से सवाल से। तो ये O2 गैस यहाँ पे बन गया, और O2 गैस के साथ अब क्या बचेगा, तो KCl बचेगा। अब आप POSE लगा दो, मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड योर इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करना मैं भूल गया हूँ। तो क्वांटिटी जो है, मान लीजिए इसकी 2 मोल है, 2 मोल KClO3 यहाँ पर है, तो 1 मोल से 3/2 मोल बन रहा है। तो सिंस 1 मोल KClO3 produces 3/2 मोल ऑफ O2, therefore 2 मोल्स कितना बनाएगा, यूनिटरी मेथड है, बहुत सिंपल। तो ये 3 मोल बनाएगा O2 पे, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ द एनी गैस एट STP is 22.4, so 3 multiplied by 22.4 liters, ये इतना ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक 1-2 क्वेश्चंस और मैं करा देता हूँ। जैसे कि एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जिसमें आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पर बेस्ड होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, दैट फाइंड मोलारिटी ऑफ 5.6 वॉल्यूम H2O2। तो वॉल्यूम ये एक जो है, दिस इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, कैसे हम इसको निकालेंगे बेटा, तो वॉल्यूम में और मोलारिटी में एक रिलेशन है, और आप ध्यान रखिए ये एक मेथड, ऐसा मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए यूज होता है, किसी और जगह यूज नहीं होता है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन बड़ा ही लिमिटेड है, ये आप ध्यान रखिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज ओनली फॉर द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो मोलारिटी होती है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, ये रिलेशन है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपकी कितनी दी हुई है, 5.6 डिवाइडेड बाय 11.2, तो ये कितना आ गया, 0.5 मोलर। तो इसकी थ्योरी अगर हमें पता होगी तभी तो ऐसा सवाल करेंगे, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से एक और मैं आपको एक और तरह का एक क्वेश्चन, जो जैसे ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वैसे एक होता है ओलियम स्ट्रेंथ। तो अब मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन लिया और ये आपको मैं करा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है दैट फाइंड
mass composition of 109% ओलियम। ये ओलियम में 109% ओलियम में लिखा होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है और इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो 109% का जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि 100 ग्राम ओलियम takes 9 ग्राम वाटर, और इसमें इक्वेशन क्या बनता है, that SO3 plus H2O that is giving you H2SO4। तो अब ये 9 ग्राम है, तो अगर ये 9 ग्राम है मतलब कि 9/18 मोल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें जो SO3 प्रेजेंट है इन ओलियम वो भी हाफ मोल हो गया, और हाफ मोल का मतलब क्या हुआ, तो इसका मोलर मास आप देखिए, तो 32 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 40 ग्राम ये प्रेजेंट है। तो अगर ये 40 है तो H2SO4, देयरफॉर उस ओलियम के अंदर H2SO4 फिर कितना हो गया, 100 माइनस 40 हो गया, मतलब 60 ग्राम हो गया। तो ये आपका मास कॉम्पोजिशन आ गया ओलियम का, कि इसमें इतना सल्फ्यूरिक एसिड है और इतना इसमें SO3 है। तो ऐसे करके हमने देखा कि ये मास कॉम्पोजिशन में फाइंड आउट कर लिया। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा, अगर आप भूल रहे हो कि ओलियम क्या होता है, तो ओलियम होता है बेटा H2SO4 डॉट SO3, ये होता है। मतलब SO3 dissolved in H2SO4, ये ओलियम की डेफिनेशन, दिस इज ओलियम। और ये H2S2O7 नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। H2S2O7 अलग चीज है, वो एक ऑक्सो एसिड है, वो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड का एक वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो वो एक मॉलिक्यूल है, और जो ओलियम है वो मिक्सचर है, ये ध्यान रखिए। तो कभी कभी क्योंकि ये भी H2S2O7 लिख देते हैं, वो गलत लिख देते हैं, सही नहीं है वो। ये H2SO3 डॉट SO3, मतलब कि इसमें SO3 एक मॉलिक्यूल है जो कि H2SO4 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिक्स किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओलियम कर लेते हैं। और ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई हैं जिससे कि कवरेज बहुत अच्छी हो जाए। एंड I think this is all for the gravimetric analysis part. So I wish all the best to all of you. I wish all the best to all of you. And now this way that this class is over. God bless all. God bless all. Okay, class is over. God bless all.